बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन से मुराद क्या होता है कि जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जी। किसी भी काम को, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन पार्ट्स का आपस में मिलकर काम करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल भी दी थी मैंने आपको कि जैसे अगर हम वॉक करते हैं तो वॉकिंग के दौरान हमारे पैर के मुख्तलिफ मसल्स जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। अगर आप जो है वो किसी से बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपके कान भी एक्टिव हुए हुए होते हैं, आपकी आंखें भी, जबान भी, दे ऑल आर डूइंग वर्क टुगेदर। सिमिलरली अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्किंग को देखें या एक्सक्रीटरी सिस्टम के वर्किंग को देखें या किसी भी सिस्टम की वर्किंग को देखें तो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जी जो कि ऑर्गन्स कहलाते हैं, और ये ऑर्गन्स जो है वो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो ये जो ऑर्गन्स का, मुख्तलिफ पार्ट्स का किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए आपस में मिलकर जो काम करना है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल से मुराद होता है जी तमाम चीज़ों को संभालना, बॉडी के तमाम चीज़ों को संभालना। इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगी कि जी अगर कोई काम करना है तो मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में मिलकर सही तरीके से काम करें। कोऑर्डिनेशन है जी मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन भी आ जाती है, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस भी आ जाता है कि अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तब्दीली हो रही है तो उसका क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। इंटरनल इंटरनल स्टिमुलस के अंदर इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना भी आ जाता है कि अगर अंदर कोई हमारे बॉडी के अंदर तब्दीली हो रही है उसको कोई रिस्पॉन्स देना है तो वो किस तरह करा जाए। बीमारियां वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग में आ जाती है। कोई अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सपोज करें जी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई फॉल्ट आ गया, कोई डिसऑर्डर आ गया, तो फिर क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। तो ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एक लिहाज से देखा जाए तो कंट्रोल असल चीज़ है। कोऑर्डिनेशन तो कंट्रोल में ही आ रहा है। तो कंट्रोलिंग जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या जो कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग जो होती है, या कंट्रोलिंग के तहत जो है वो कोऑर्डिनेशन भी हो गया और होम्योस्टेसिस भी हो गया, मूवमेंट भी हो गई, सेंसरी ऑर्गन्स का वर्किंग, सारा जो वर्किंग कंट्रोलिंग निज़ाम है, ये पढ़ना है आपको कि आपकी बॉडी में कंट्रोलिंग कैसे हो रही होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है जी, या यूं कह लो आप दो तरह की कंट्रोलिंग होती है। ठीक है जी, दो तरह की कंट्रोलिंग होती है या दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। वैसे कोऑर्डिनेशन वर्ड हम यूज करते हैं लेकिन इसको हम कंट्रोल में भी कह सकते हैं, नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। ठीक है, बहरहाल कोऑर्डिनेशन का वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक कहलाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जो कोऑर्डिनेशन की जाती है तो उसमें जब वो पैगाम भेजते हैं तो वो भेजते हैं एक तरह का एक केमिकल, एक तरह का करंट होता है जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के जरिए एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट हुआ हुआ होता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को पैगाम भेजता है। यानी जब पहला ऑर्गन अपना काम कर लेगा दूसरे ऑर्गन को एक इम्पल्स भेज देगा, दूसरे ऑर्गन को इम्पल्स मिलते ही वो अपना काम शुरू कर देगा। तो ये जो मैसेज कन्वे हो रहा है अगर ये इम्पल्स की सूरत में हो रहा होता है तो इस कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और अगर दूसरा जो टाइप होता है कोऑर्डिनेशन का वो केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है जी कि जो जो मैसेज कन्वे होगा एक ऑर्गन से पैगाम दूसरे ऑर्गन तक जो जाएगा, ये करंट की सूरत में नहीं जाता बल्कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन। इस केमिकल सब्सटेंस की वजह से, इस केमिकल सब्सटेंस की सूरत में पैगाम भेजे जाते हैं। यानी एक ऑर्गन ने अगर दूसरे ऑर्गन से काम कराना है तो पहला ऑर्गन जो है क्या करेगा, एक केमिकल सब्सटेंस से डिस्चार्ज करेगा, और जैसे ही दूसरे ऑर्गन को वो केमिकल सब्सटेंस यानी कि वो हार्मोन मिल जाएगा वो अपना काम शुरू कर देगा। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन को आप कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर आप देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैसेज कन्वे हो रहा है पल्सेस की सूरत में, आप कहेंगे ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। और अगर आप देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैसेज कन्वे हो रहा है केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि हार्मोन्स की सूरत में, तो इसको आप कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोनों में हमने फर्दर कंपैरिजन भी किया था। मैंने आपको बताया कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं, हम हो गए, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इनमें जो बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं इनमें नर्वस सिस्टम होता है जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम होता है जी जिसके तहत ये सारी केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल हो रही होती है, सारी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो इस सिस्टम के तहत होती है। फर्दर डिफरेंस मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं उनको हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं और उनके जो सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं।
जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं, और उनके जो सेल्स होते हैं उनको हम सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है जी, मिली सेकेंड्स के अंदर काम हो जाता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होता है, काफी स्लो होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो यानी कि एवोल्यूशन के अतबार से ना मॉडर्न सिस्टम है। एवोल्यूशन के अंदर शुरू शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स बने थे उन्होंने अपने अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो है वो सिस्टम रखा हुआ था, लेकिन फिर जब ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते गए, बड़े होते गए, तो फिर उन्होंने एक अच्छा वेल डेवलप जो है वो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम अपने अंदर इवॉल्व किया, जिसको आप कहते हो नर्वस सिस्टम। सो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये आप कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये एक मॉडर्न टाइप कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो आपको दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो। लेकिन ये जो आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन मिलती है ये सिर्फ एनिमल्स में होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, प्लांट्स में भी नहीं होगी, बल्कि कुछ एनिमल्स में भी नहीं होगी, लेकिन ज्यादातर एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है। आखिरी डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि वो ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए जो रिस्पॉन्स होता है वो टेम्परेरी होता है, बस रिस्पॉन्स हुआ उसके बाद वो खत्म हो गया। बट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होता है वो परमानेंट होता है, यानी एक दफा अगर रिस्पॉन्स हो गया, एक दफा कोई चेंजिंग आ गई, वो परमानेंट होती है जी, उसको आप अंडू नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको नर्वस पाथवे बताया जी कि पूरा हमारा ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये किस तरीके से काम करता है। नर्वस सिस्टम का पूरा पाथवे बताया कि आपको स्टिमुलस, आपके मॉल में तब्दीली होती है उसको आप स्टिमुलस कहते हैं। सेंस ऑर्गन से आप इसको रिसीव करते हैं, सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इस स्टिमुलस को एक इम्पल्स की सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये इम्पल्स जो है वो सेंसरी नर्व्स होती हैं जिनके जरिए ये आपके कंट्रोल सेंटर तक जाता है जो कि ब्रेन होता है। ब्रेन आपके इस इम्पल्स को स्टडी करता है, फिर एक रिस्पॉन्स का इम्पल्स बनाता है, और वो नर्व इम्पल्स जो है वो मोटर नर्व के जरिए आपके जो है मसल्स तक जाता है, ग्लैंड्स तक जाता है, इनको आप इफेक्टर्स कहते हैं। और फिर ये इफेक्टर्स जो ऑर्गन है ये उस इम्पल्स के हिसाब से एक काम करते हैं जिसको आप रिस्पॉन्स कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन भी इसी तरह होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी इस तरह होती है। बस फर्क ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये जो करंट जा रहा है और इम्पल्स जा रहा है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोई हार्मोन निकल के जा रहा होता है, हार्मोन की सेक्रेशन होती है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन ज्यादातर ऐसी होती है जी कि ये एक इम्पल्स तैयार होता है, ये सॉरी यानी कि स्टिमुलस होता है जी, ये स्टिमुलस डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर तक चला जाता है इन केस ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की सूरत में। उसके बाद ये कंट्रोल सेंटर जो है ये एक हार्मोन बनाता है जी। यहाँ पर ग्लैंड्स आएंगे, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें फर्दर। ये ब्रेन जो है वो कुछ ग्लैंड्स को ऑर्डर करेगा जी कि हार्मोन बनाओ। अब वो हार्मोन बनाएंगे, वो हार्मोन जो है वो फिर इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएंगे और वो इफेक्टर ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्स करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ज्यादा मेजोरिटी हमारा नर्वस पार्ट में होता है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया था। एंडोक्राइन सिस्टम को मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने प्लांट्स की बात करी कि प्लांट्स के अंदर जरा देखते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकली ये कोऑर्डिनेट करेगा जी, केमिकल के जरिए ही ये कोऑर्डिनेट करता है, केमिकल के जरिए ही ये रिस्पॉन्सेज देगा। लेकिन उससे भी पहले हमने बात करी थी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, प्लांट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं और उससे प्लांट की बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ उसको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ उसको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। अगेन ये कंट्रोल जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा, नॉट दी नर्वस कोऑर्डिनेशन। बहरहाल अभी हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं देख रहे थे कि ये किस तरह होता है, हम ये देख रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही है और उनका इलाज क्या निकालना है, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्टिमुलस क्या है और उसका रिस्पॉन्स क्या कर रहा है। तो ये किस तरह हो रहा है ये मैं आपको आगे के स्टेज में बताऊंगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो आगे के स्टेज में। तो हमने इस एनवायरमेंटल स्ट्रेस को स्टडी करना शुरू किया। हमने कहा जी कि हमारे प्लांट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजिंग्स आती हैं जिनको आप स्टिमुलस कहोगे। वो चेंजिंग्स खतरनाक भी हो सकती हैं, प्लांट के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। सो प्लांट जो है वो इसको रिस्पॉन्स करेगा, प्लांट जो इसको रिस्पॉन्स करेगा उसको हम देख रहे थे। तो मैंने आपको बताया पहला एनवायरमेंटल स्ट्रेस था वो था शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसको आप ड्रॉट कंडीशंस भी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की कमी हो जाएगी, ये एक स्टिमुलस हो गया। प्लांट इसको रिस्पॉन्स कैसे करेगा, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करेगा, अपनी क्यूटिकल को मोटा कर देगा, एब्साइसिक एसिड की प्रोडक्शन करेगा और रूट्स को डिवेलप करता है। ये सारा किस तरह होता है ये मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा एनवायरमेंटल स्ट्रेस है वो है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जी, खास करके जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, सो ये एरियल रूट्स डेवलप करते हैं।
फिर हेलोफाइट की स्ट्रेस पढ़ी थी हमने। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सॉल्टी वाटर में डेवलप होते हैं, तो उनके साथ वाटर की जो है वो कमी होती है, तो ये किस तरीके से उसको जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं जी कोल्ड स्ट्रेस की। बाद औकात प्लांट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है जी, इसको आप कहेंगे कोल्ड स्ट्रेस। लो टेम्परेचर खतरनाक हो सकता है, सो प्लांट इसको रिस्पॉन्स करेगा। प्लांट इसको रिस्पॉन्स करता है जी दो तरीकों से। अगर ज्यादा टेम्परेचर लो नहीं होता तो फिर वो क्या करता है जी, अपने सेल मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती, सेल बच जाता है। ये हमने पढ़ा है होम्योस्टेसिस में, याद होगा आपको, थर्मल रेगुलेशन के अंदर ये दो चीजें हमने पढ़ चुके हैं। पहला मामला क्या होगा जी, अगर ज्यादा लो नहीं होगा तो प्लांट क्या करेगा जी, प्लांट जो है अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ा देगा। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को वो इंक्रीज कर देगा अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होगा, अब चूंकि ये वाटर डिजोल्व नहीं होते, अनसेचुरेटेड है, फैटी एसिड तो वैसे भी वाटर डिजोल्व नहीं होते, तो अब पानी जो है वो सेल मेम्ब्रेन से दूर ही रहेगा और सेल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल जो है ना, वाटर के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, सेल आइस क्रिस्टल जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट वाला लो टेम्परेचर हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला यानी कि जी उसमें पानी जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाए, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया, तो फिर उस टाइम पे क्या करते हैं जी, सेल अपनी सॉल्यूट की मिकदार जो है ना, सेल अपने साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट की मिकदार को चेंज करता है, ऑल्टर करता है। सॉल्यूट को ऑल्टर करेगा सेल में, साइटोप्लाज्म में आपको पता है पानी भी मौजूद होता है और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनको हम सॉल्यूट कह रहे होते हैं। तो अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, सिचुएशन के हिसाब से अपने सॉल्यूट की मिकदार को ऑल्टर करेगा। इस तरह ऑल्टर करेगा कि सेल साइटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल्स ना बन पाए, आइस क्रिस्टल्स ना बन पाए, सिर्फ वॉल पे बन जाए, सेल वॉल पे, लेकिन साइटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, जिससे साइटोप्लाज्म जिंदा रह पाता है। ये हो गया कोल्ड स्ट्रेस। हमने देखा कोल्ड स्ट्रेस नुकसानदेह होता है और उसको किस तरह प्रिवेंट करता है। फिर हीट स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। ये भी हमने थर्मो रेगुलेशन चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है, होम्योस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन के अंदर, कि अगर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि इंजाइम्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वर्किंग करने के लिए। अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो भी इंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ जो है वो प्लांट क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स करेगा, ये जो हीट स्ट्रेस आ रहा है इसको रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज नुकसानदेह होगा उसके लिए। तो दो मामले होते हैं जी, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज किया जाता है, प्लांट ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करेगा, ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करेगा। दो तरीकों से इंक्रीज कर सकता है, एक आपने पढ़ा था ऊपर अभी हमने, एप्साइसिक एसिड होता है, एक हार्मोन होता है एप्साइसिक एसिड जो कि प्लांट में स्टोमेटा को क्लोज करता है। अगर ट्रांसपायरेशन रोकनी होती है तो इस ये एप्साइसिक एसिड ज्यादा डिवेलप हो जाता है, ज्यादा पाया जाता है, जिससे स्टोमेटा बंद होते हैं, ट्रांसपायरेशन रुक रही होती है। और अगर हीट स्ट्रेस होगा तो प्लांट क्या करेगा, एप्साइसिक एसिड को, उसकी जो फॉर्मेशन है उसको कम कर देगा, ताकि स्टोमेटा जो है वो खुले रहे, ट्रांसपायरेशन बढ़े, और ट्रांसपायरेशन बढ़ने से प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ये तो हो गया जी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा होगा। लेकिन अगर इंतहाई टेम्परेचर बढ़ा होगा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ हुआ है, इतना हाई टेम्परेचर यानी कि आप यूं समझ लो कि जी 40 से भी ऊपर, तो यहाँ पर आपके जो प्लांट होते हैं ना, उनके इंजाइम्स का डीनेचर होने का खतरा है, खराब होने का खतरा होता है। तो यहाँ क्या करता है जी, प्लांट जो है वो एक खास किस्म का इंजाइम, एक खास किस्म का प्रोटीन बनाता है, जिसको हम कहते हैं शॉक प्रोटीन, और वो शॉक प्रोटीन फिर इंजाइम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। तो अगर आपका समझ लो टेम्परेचर जो है वो 40 से अबव हो गया जी, क्योंकि हमें पता है इससे ऊपर जो है एंजाइम्स खराब होने का खतरा होता है, तो 40 डिग्री से अबव हो जाता है तो प्लांट सेल क्या करेंगे जी, प्लांट जो है वो एक प्रोटीन बनाएंगे जिसको हम कहते हैं शॉक प्रोटीन। और ये शॉक प्रोटीन क्या करेगा, ये अब एंजाइम को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, एंजाइम को डीनेचर होने से बचाता है, एंजाइम को खराब होने से बचाता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है एंजाइम को। फर्दर मजीद कुछ अगर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इलाकों में है अगर प्लांट, और जिन इलाकों में कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर रहता है तो वहां प्लांट एक और काम करता है जी, अपनी यानी कि जैसे कोई ड्राई इलाके हैं ना जैसे, तो वहां पर क्या करता है जी, लीफ सरफेस जो है उनके लीफ छोटे हो जाते हैं ताकि जो है क्यूटिकल को रिड्यूस हो जाती है जी, क्यूटिकल खत्म कर दी जाती है,
क्यूटिकल जो है वो या तो थिन कर दी जाती है, बहुत ही पतली कर दी जाती है। आपको पता है जी, क्यूटिकल जितनी ज्यादा मोटी होगी ट्रांसपायरेशन उतना प्रिवेंट हो जाता है, और क्यूटिकल जितनी पतली होगी तो फिर ट्रांसपायरेशन उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया जी हीट स्ट्रेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिस्पॉन्स टू हर्बिवोरी। हम जानते हैं जी कि हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट को ईट करते हैं। उन पौधों को, उन एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बिवोरस। ठीक है जी, उन एनिमल्स के लिए कुछ अच्छी बात है, उनके तो ग़िज़ा होता है पौधा, लेकिन प्लांट्स के लिए पौधों के लिए नुकसानदेह बात है। जितना ज्यादा अगर हर्बीवोरस होंगे, जितने ज्यादा अगर हर्बीवोरस एक इलाके में पाए जाएंगे, प्लांट की जो है वो उतनी ही मिकदार कम हो जाएगी। तो प्लांट ने अपने आप को, ये प्लांट के लिए खतरा है, प्लांट के लिए एक खतरनाक स्ट्रेस है ये। सो प्लांट इसको भी बैलेंस, इसको भी रिस्पॉन्स करेगा। तो हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट को ईट करते हैं जी, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, कॉल्ड हर्बीवोर्स। और ये हर्बीवोरस भी प्लांट के लिए एक स्ट्रेस हो जाते हैं जी, क्योंकि जितने ज्यादा हर्बीवोरस होंगे गिवन एरिया में, उतने ज्यादा प्लांट की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। सो प्लांट इसको स्ट्रेस मानेगा और इसको भी रिस्पॉन्स करेगा। तो दो तरीकों से करते हैं जी ऐसे पौधे जिनको बहुत ज्यादा हर्बीवोरी का खतरा होता है। तो वो दो तरीकों से करते हैं। एक तो अपनी बॉडी के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स डिवेलप करते हैं जी, नोकीले टाइप के, जो एनिमल्स को परेशानी दे। नोक होंगी, कांटे होंगे, ठीक है, इस तरह के थॉर्न्स टाइप के। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स डिवेलप करेंगे जी, ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो इन एनिमल्स को परेशानी क्रिएट करें। स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो इन एनिमल्स को परेशानी, अगर इन एनिमल्स खाएं तो एनिमल्स को परेशान हो, जैसे कि थॉर्न्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है जी, यानी कि उर्दू में आप क्या कहते हैं इसको, कांटे। और इसी तरह कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे जो आपके पौधे के अंदर जो है वो एक ऐसा जायका क्रिएट कर देंगे, डिस्टेस्टफुल, ऐसा जायका क्रिएट कर देंगे कि अगर जो है वो एनिमल्स खाते हैं तो उनको जो है वो अच्छा जायका ना आए, उनको जरा कड़वाहट सी आए, अच्छा जायका आए, तो फिर वो अवॉइड करेंगे न ऐसे पौधे को खाना। या फिर टॉक्सिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है जी, स्पेशल कंपाउंड भी या टॉक्सिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, खतरनाक। एनिमल खाए तो वो मरी जाए। ठीक है जी, तो खास किस्म के कंपाउंड्स बनाएंगे जी, या कि टॉक्सिक कंपाउंड बनाएंगे जिससे एनिमल्स इनको अवॉइड ही करेगा। तो ये दो तरीकों से ये रिस्पॉन्स करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रेस पैथोजन। हम जानते हैं जी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर उनको जो है वो बीमार करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजन। एनिमल्स में, ह्यूमंस में होते हैं तो पैथोजन्स जो है वो प्लांट्स के भी होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी ये खतरा होता है जी कि प्लांट के अंदर एनिमल, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कोई स्पोर्स वगैरह हो गए फंगस के, प्लांट की बॉडी में ये जाके प्लांट की बॉडी को बीमार कर सकते हैं, प्लांट को जो है वो डिजीज में ला सकते हैं। बैक्टीरिया हो गया जी, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं पौधों के। वायरस होते हैं जी कुछ, टोबैको मोसैक वायरस बड़ा मशहूर है। और कुछ स्पोर्स होते हैं जी आपके फंगस के, दे कॉज डिजीज इन प्लांट। ये जो है वो प्लांट में डिजीज पैदा कर सकते हैं, और जाहिर बात है डिजीज पैदा हो जाएगी तो प्लांट को नुकसानदेह होगा। सो ये पैथोजेंस भी प्लांट्स के लिए स्ट्रेस हो जाते हैं। तो अगर ये प्लांट के लिए स्ट्रेस हो जाएंगे तो प्लांट इनको भी जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो सबसे पहले तो प्लांट जो है अपने आप को पैथोजिन से बचाने के लिए सबसे पहली और सबसे मेन चीज जो है प्रोटेक्शन की, वो तो इनकी अपनी एपिडर्मस की लेयर है। एपिडर्मस की जो लेयर है वो प्लांट के तमाम पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, सब उन्हें अपनी एपिडर्मस लेयर बना दी, जिससे आपका प्लांट का पार्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो गया है जी। अब आपके जो पैथोजिन्स होते हैं ये एपिडर्मस को क्रॉस नहीं कर सकते, अंदर नहीं आ सकते। हाँ, स्टोमेटा वगैरह अगर खुला रह गया तो उधर से कुछ आ जाएंगे, अदरवाइज एपिडर्मस को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एपिडर्मस लेयर ही है। सपोज करें जी कि कुछ पैथोजिन्स जो है वो हमारे प्लांट के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो फिर यहाँ क्या करता है जी पौधा, अगर कुछ पैथोजिन्स एंटर हो गए तो जिस तरह हमारे अंदर इम्यून सिस्टम पाया जाता है, हम जो है वो कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं उन पैथोजेंस को मारने के लिए। तो सिमिलरली जैसे हम करते हैं जी, हमारा इम्यून सिस्टम है लेकिन हमारा जरा वेल डेवलप है। हम जिस तरह करते हैं जी कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, जिससे जो है वो हम उस पैथोजन से मुकाबला करके उसको मार पाते हैं। सिमिलरली प्लांट के अंदर भी कुछ इसी तरह का मामला होता है जी। प्लांट अगर कोई पैथोजन एंटर हो जाता है तो प्लांट उसके हिसाब से एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जी, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं पौधे,
जिनको हम कहते हैं फाइटोअलेक्सिन्स। फाइटोअलेक्सिन्स ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर क्रिएटेड बाय द प्लांट्स, और ये जो है या तो जो भी माइक्रो जो भी पैथोजन एंटर हुआ है प्लांट की बॉडी में, या तो उसको मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोकते हैं उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने ये इनके आप समझ लें इनकी एंटीबॉडीज हो गई है। तो ये होगा जी कुछ स्ट्रेसेस के हवाले से बातचीत। हमने देखा कि प्लांट जो है, जाहिर बात है प्लांट की कंट्रोलिंग ही नजर आ रही होगी आपको। आप देख रहे हैं जी कि प्लांट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ तब्दीली हो रही है जो कि नुकसानदेह है, तो उन तब्दीलियों को आपने एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का, और आपने देखा प्लांट किस तरह कंट्रोल करता है अपने आप को। इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है प्लांट उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स देता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो ये कंट्रोलिंग के जुमरे में याद किया। अब बात करते हैं जी कोऑर्डिनेशन के हवाले से बातचीत प्लांट के। तो हम ये पहले कह चुके हैं कि देयर इज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, सिर्फ एक ही किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको आप कहते हो। तो प्लांट में पहली बात है जी कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। इसका मतलब है प्लांट में कोई नर्वस टिश्यूज नहीं होंगे, न्यूरॉन्स नहीं होंगी, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होगा, कोई नर्वस नर्व इम्पल्स नहीं होगा। नो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सिर्फ एक ही किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है जी प्लांट में, और वो कहलाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है जी बस पौधों में। तो प्लांट क्या करता है जी, प्लांट को अगर कुछ रिस्पॉन्स देना होता है इन केस ऑफ सर्टेन स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस है जी और उस हिसाब से, या स्टिमुलस नहीं भी होता जैसे ग्रोथ करनी है, तो प्लांट ने अगर कभी रिस्पॉन्स करना होता है तो उसके पास वो वाला मामला तो है नहीं कि जी वो कोई इम्पल्स बनाएगा, टारगेट ऑर्गन तक वो इम्पल्स जाएगा और टारगेट ऑर्गन जो है वो एक रिस्पॉन्स देगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो प्लांट के पास सिर्फ हार्मोन वाला मामला है जी, प्लांट के पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है। प्लांट जो है वो बहुत सारे मामलात के अंदर रिस्पॉन्स जब करता है तो वो एक केमिकल मैसेज जो है यानी कि केमिकल सब्सटेंस जो है वो खारिज करता है, जिससे ये केमिकली मैसेज कैरी होगा। तो उनको जैसे हमने वहां पे उनको नाम दिया भी ऊपर हमने हार्मोन्स, तो प्लांट के जो हम हार्मोन्स होते हैं उनको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मतलब प्लांट, फाइटो हार्मोन्स, या आप इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हार्मोन्स हैं आप देखेंगे उनका काम ग्रोथ को मैनेज करना है, ग्रोथ को रेगुलेट करना है, इसलिए हम इनको जो है ना फाइटो हार्मोन्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। सो प्लांट जो है जी वो मुख्तलिफ मामलात के अंदर, जैसे कि ग्रोथ है फॉर एग्जाम्पल जी, ग्रोथ का मामला है जी, या मूवमेंट का मामला है, या कोई मेटाबॉलिक फंक्शंस को मेंटेन करना है जी। मेटाबॉलिक फंक्शन को जैसे ट्रांसपायरेशन को कम करना है, ज्यादा करना है, ठीक है जी, कोई मेटाबॉलिक फंक्शंस को मेंटेन करना है, तो इन जैसे इन कामों के लिए, इन रिस्पॉन्सेस के लिए, दे आर द रिस्पॉन्सेस। तो इन रिस्पॉन्सेस के लिए प्लांट क्या करता है जी, कुछ केमिकल सब्सटेंस बनाता है जिनको आप कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ये फाइटो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, और फिर टारगेट ऑर्गन इन फाइटो हार्मोन्स के बाद एक्टिव हो जाता है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। मिसाल के तौर पे ये स्टेम है जी, ये स्टेम का एक अपर पार्ट है। अब सपोज करें जी प्लांट के इस अपर पार्ट ने ना यहाँ से ग्रोथ करनी है, तो एक हार्मोन, एक फाइटो हार्मोन निकलता है जी, रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इस पार्ट तक जाएगा, जैसे इस पार्ट को ऑक्सिन मिलेगा अब ये पार्ट ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ये हो गया ना केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक केमिकल सब्सटेंस बना, रिलीज हुआ, यहाँ पर आया, ग्रोथ शुरू हो गई। सिमिलरली मूवमेंट जो होती है, हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं जी। सपोज करें जी ये हमारे पास एक स्टेम है और इस स्टेम ने इस साइड पे डाइवर्ट करना है, इस साइड पे कर्वेचर हासिल करना है, तो अब क्या होगा जी, इस तरफ जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो जाएगा। प्लांट जो है ना वो इस तरफ ज्यादा ऑक्सीजन कर देगा, इस तरफ थोड़ा कम ऑक्सीजन होगा। तो जिस तरफ ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, और जिस तरफ कम होगा वो कम ग्रोथ करेगा, तो एक कर्वेचर आ जाएगा आपके पास, ऐसे इस तरफ कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने देखा जी प्लांट ने हार्मोन्स के जरिए कर्वेचर पैदा किया। तो ये होते हैं जी रिस्पॉन्सेस प्लांट्स के अंदर। प्लांट जो है उनके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप कहते हैं फाइटो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं।
ये रिलीज होंगे, टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे और फिर अपना जो रिस्पॉन्स है वो देंगे। इनका जो रिस्पॉन्स होता है जनरली ग्रोथ होगी या मूवमेंट होती है, या ये मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फर्दर बात करूं मैं तो ये कोई ज्यादा मिकदार में नहीं होते, जैसे एंजाइम्स होते हैं ना कम मिकदार में बनते हैं और काफी चलते हैं, इसी तरीके से ये भी बहुत माइन्यूट कंसेंट्रेशन होती है इनकी। ये नहीं है कि पानी की तरह बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, ये प्लांट के अंदर बहुत ही माइन्यूट कंसेंट्रेशन में पाए जाते हैं, ये माइन्यूट कंसेंट्रेशन। उसके बाद फर्दर मैं आपको डिटेल दूं तो जिस तरह एनिमल्स में होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे जब एनिमल्स का, तब हम देखेंगे एनिमल्स में, वेल एनिमल्स आर हाईली डेवलप्ड, ह्यूमंस वगैरह, ह्यूमंस में ग्लैंड्स होते हैं, ह्यूमंस में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो उनकी ताहयात जिंदगी में ही रहेंगे उनकी, दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स कंटिन्यूसली ये हार्मोन्स बनाते रहते हैं। मेरी बॉडी में अब भी ग्लैंड्स होंगे और ये ग्लैंड्स कंटिन्यूसली हार्मोन्स बनाते रहेंगे, उस हिसाब से मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रही है। लेकिन इनके पास, प्लांट के पास कोई ग्लैंड नहीं होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन बनाता रहे, साइट्रिक एसिड बनाता रहे, नहीं, दे डोंट हैव एनी ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड प्लांट में डिस्कवर नहीं हुआ। तो फिर ये बनते का है, अगर ग्लैंड डिस्कवर नहीं हुआ है तो ये फाइटो हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? जब ये प्लांट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है, यानी कि जब ये यंग होता है ना, डेवलप कर रहा होता है, जब इसके बाद मेराथमेटिक टिश्यूज होते हैं, जब ये ग्रोथ कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर इसके जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं वो ये हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये कहाँ बनते हैं जी? यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर। पॉइंटर कहाँ गया मेरा? ये ये कहाँ बन रहा है जी? ये कोई बॉडी के अंदर कोई ग्लैंड नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, नो ग्लैंड, प्लांट बॉडी के अंदर कोई ग्लैंड नहीं है जो इनको कंटिन्यूसली बनाता है, बट दे आर क्रिएटेड इन यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। कहाँ बनते हैं ये? यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर, यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के अंदर ये बन जाते हैं जी बहुत सारे, और फिर ये प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो तब जब ये सीड से डिवेलप हो रहे होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होंगे ना, तब ही कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, वो इन हार्मोन्स को बना लेंगे, प्लांट बॉडी में ये स्टोर हो जाएंगे। फिर जब ये बड़े होते हैं तो फिर ये अपना जो है वो एक्शन करना शुरू कर देंगे, अपने एक्शन शुरू कर देंगे जी, और आपको एक्शंस के बारे में बता चुके हैं। तो दिस आर केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के पास कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिन हार्मोन्स के जरिए की जाती है उनको आप फाइटो हार्मोन्स कहते हो। ज्यादातर फाइटो हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ, मूवमेंट और मेटाबॉलिक फंक्शंस को रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत कम मिकदार में बनते हैं। कोई ग्लैंड नहीं है प्लांट के पास। इनके जो यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जो है, कुछ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज वो इन हार्मोन्स को बनाते हैं, प्लांट की बॉडी में स्टोर कर देते हैं। अब बात करते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की। प्लांट के कुछ हार्मोन्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो नंबर 1 ऑक्सिन, सबसे बड़ा, सबसे मशहूर, सबसे काम का हार्मोन जो है प्लांट का, फाइटो हार्मोन, वो है ऑक्सिन। इस ऑक्सिन को, अब हम ऑक्सिन की फर्दर डिटेल्स देखते हैं। तो इस ऑक्सिन को सबसे पहले एक डब्ल्यू वेंट नाम का एक बॉटनिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। इसलिए पहला ऑक्सिन जो है, वैसे एक ऑक्सिन नहीं है, कई किस्म के ऑक्सिन है, बट द फर्स्ट ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू वेंट। बहुत सारे, वैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे किस्म के ऑक्सिन होते हैं। कुछ ऐसे ऑक्सिन होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, कुदरती तौर पे प्लांट के अंदर बनते हैं जी। जबकि कुछ ऐसे ऑक्सीजन होते हैं जो वैसे तो प्लांट में होते हैं, बनते हैं, लेकिन हम केमिकली भी उनको लेबोरेटरी में हासिल कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे ऑक्सीजन हैं जो आप कुदरती तौर पे प्लांट में बनते हैं, हम उनको लैब में बना नहीं सकते, अगर हमें चाहिए तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड नेचुरल ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे ऑक्सीजन होते हैं जो बनते तो प्लांट के अंदर ही, ये नहीं है कि प्लांट बाहर से खरीद के लाके अपनी बॉडी में डालेगा, बनते प्लांट के अंदर है, लेकिन अगर हम बनाना चाहे हम लेबोरेटरी में उनको बना सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पे मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको नेचुरल ऑक्सीजन के, वैसे मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिए थे। नेचुरल ऑक्सीजन जो है, यानी कि वो ऑक्सीजन जो कुदरती तौर पर हम प्लांट से ही हासिल कर सकते हैं, उनमें इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है जी, वगैरह वगैरह और भी हैं, 2-3 नाम मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड कर दिए थे। दे आर दी नेचुरल ऑक्सीजन, कुदरती तौर पर जो है वो प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं।
वी कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब। इंडोल एसिटिक एसिड सबसे मशहूर ये वाला ऑक्सीजन होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड ये भी काफी मशहूर होते हैं। जबकि सिंथेटिक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, जो हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो इनमें जो सबसे मशहूर है वो है नेफ्थेलाइन एसिटिक एसिड। नेफ्थेलाइन एसिटिक एसिड, NaA। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं NaA, नेफ्थेलाइन एसिटिक एसिड। तो दे आर ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये हार्मोन है प्लांट के अंदर। डब्ल्यू वेंट ने इसको डिस्कवर किया था। दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड करते हो, कुछ ऐसे ऑक्सीजन जो हम प्लांट से नेचुरली हासिल करते हैं, कुछ ऐसे ऑक्सीजन जो हम बना सकते हैं लैब में। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक और ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। अब व्हाट अबाउट द फंक्शंस, क्या काम है जी इस ऑक्सीजन का? फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं जी, उसके लिए हम हेडिंग डाल देते हैं जी रेड से, फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन को डिस्कस करें तो सबसे पहला तो इसका काम ही है जी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी बताया था, ग्रोथ एंड मूवमेंट, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ये सेल्स की डिवीजन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी, ये क्या करता है? सेल डिवीजन की जो है ना स्पीड को बढ़ा देता है। एक प्लांट सेल नॉर्मली सेल डिवाइड कर रहा होता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है वो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करने लग जाएगा, इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन। और जाहिर बात है सेल डिवीजन बढ़ेगा तो प्लांट ग्रोथ करेगा। तो क्या काम है जिसका? पहला, सेल डिवीजन को ये स्टिमुलेट करता है, सेल डिवीजन को ये जो है ना उसकी जो रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होगा? सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, नए नए सेल ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, प्लांट की लेंथ इंक्रीज। सिमिलरली ये सेल एलोंगेशन भी करता है जी। जो हमारे सेल्स बन जाते हैं तो वो छोटे होते हैं, तो इनको एलोंगेट करके उनको स्पेशलाइज किया जाता है, जिससे वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग किस्म के सेल्स बन जाते हैं। तो वो काम भी ये ऑक्सीजन करता है। तो ना सिर्फ ये आपके पार्ट्स के अंदर, प्लांट के पार्ट्स के अंदर सेल डिवीजन की रेट को इंक्रीज करके प्लांट की ग्रोथ करता है, बल्कि जो नए नए सेल्स बन रहे होते हैं जो अमूमन छोटे साइज के होते हैं, उनको थोड़ा बड़ा करता है, एलोंगेट करता है, मैच्योर करता है, और फिर वो जो है फिर वो डिफ्रेंशिएट होते हैं ना, कोई जाइलम बन जाता है, कोई फ्लोएम बन जाता है, कोई पैरेन्काइमा, कोई कॉलेनकाइमा वगैरह वगैरह। तो सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं एलोंगेशन को, सेल डिफ्रेंशिएशन भी कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है जी, दो टास्क हो गए, दो काम हो गए। उसके बाद रूट्स की डेवलपमेंट करता है जी। ऑक्सीजन जो है वो रूट्स की डेवलपमेंट करता है, आपको बताया मैंने अभी, रूट्स डेवलपमेंट। अच्छा जी, एक तो वही रूट है जी जो एक्चुअल रूट होती है, टैप रूट। जाहिर बात है एम्ब्रियो में, अगर वो एम्ब्रियो होता है उसमें से फ्लोम्यूल में से स्टेम निकलता है और रेडिकल में से रूट निकलती है, तो वो रूट भी जाहिर बात है सेल डिवीजन में आ जाएगा, वो तो ऑक्सीजन करता ही करता है। उसके अलावा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो फिर वो एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है। वो रूट्स जो हमारे स्टेम पे पाई जाती हैं वो डेवलप होके नीचे जमीन की तरफ जाती हैं, और जो है फिर वो क्या काम करती हैं? वो आपका जो है वाटर एब्सॉर्ब करती है। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है? मिसाल के तौर पे अगर हम एक स्टेम लें, ये एक स्टेम है जी पौधे का, हम इसको यहाँ से काटते हैं, तो ये कट स्टेम हो गया। अगर हम इस कट स्टेम को यहाँ जमीन में डाल दें, थोड़ा सा ऑक्सीजन लगाते, ऑक्सीजन लगा के, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये रूट्स निकल आएंगे। बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन ये एडवेंटिशियस रूट्स को भी बना रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो काम मैं आपको बताऊंगा वो है जी ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, तो ये मैं पहले लिख देता हूँ ना, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स है पार्ट, चले ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स ही बताते हैं। अच्छा जी, अब अगला काम इसका क्या है जी? ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ये हमारे पास जो ऑक्सीजन होते हैं यंग एम्ब्रियो में, ये उसके अंदर फ्रूट की ग्रोथ को भी, वो जो आपने पढ़ा है ना, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारी ओवरी होती है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो वो इनिशिएशन करना उस चीज को कि जो ओवरी जो है वो डेवलप कर जाए, उसमें फर्दर डिविजन होती हैं, फर्दर सेल डिफ्रेंसिएशन होती है। जाहिर बात है सेल डिवीजन सेल डिफ्रेंसिएशन ऑक्सीजन का काम है, तो उस हिसाब से फ्रूट बनाना भी ऑक्सीजन का ही काम हो जाता है। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस ये क्या होता है जी? कुछ हमने देखा है एपिकल डोमिनेंस,
पूरा वर्ड लिख देता हूँ मैं। एपिकल डोमिनेंस ये क्या होता है जी, हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास पौधों में ऊपर कली होती है जी, ये एक बर्ड है, एक नीचे बर्ड है जी, ये नीचे बर्ड है, ये नीचे बर्ड है, ऐसे कलियां होती है, बर्ड है ये। तो हम देखते हैं जी कि ये पहली जो ऊपर वाली है ये खाली ग्रोथ कर रही होती है, ये खाली जो है वो यानी कि खुली हुई होती है, आप यूं कह लो। लेकिन जो नीचे की बर्ड्स होती है, नीचे की जो बर्ड्स होती है उनकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई होती है, ये कहलाती है एपिकल बर्ड, ये कहलाती है लेटरल बर्ड्स। तो एपिकल बर्ड्स जो है वो हम देखते हैं जी कि उनकी ग्रोथ हुई भी है, लेकिन कुछ पौधों में हम देखते हैं कि जो ऊपर की बर्ड्स होती हैं वो डेवलप हुई भी होती हैं, लेकिन जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। कि जो ऊपर की बर्ड है, ऊपर की जो बर्ड है वो डोमिनेंट हुई है, वो ग्रोथ हुई है और उसने अपनी ग्रोथ की वजह से लेटरल को रोका हुआ है। अगर ये आप एपिकल बर्ड को तोड़ दोगे तो फिर वो जो लेटरल बर्ड है ना, अब वो ग्रोथ करना शुरू कर देगी। तो ये वाला जो एपिकल डोमिनेंसी का काम है ये भी ऑक्सिन करता है। ऑक्सिन की वजह से ये जो नीचे की जो बर्ड है इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एपिकल के ऊपर होता है, लेटरल में नहीं होता। तो ऑक्सिन एपिकल में है तो एपिकल के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, लेटरल में नहीं है तो लेटरल में रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एपिकल जो है वो डोमिनेंट हो गया, लेटरल जो है वो डोमिनेंट नहीं है। एपिकल तोड़ दोगे फिर जो एक्सन ऑक्सिन होगा वो लेटरल में चला जाएगा और अब लेटरल बर्ड जो है वो डेवलप करना शुरू कर देगा। तो इस तरह जो है ये एपिकल डोमिनेंसी भी शो कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये उसके कुछ काम हो गए हमारे पास ऑक्सिन्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, लेकिन वो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जी, क्योंकि मेरे मोबाइल की ना लैपटॉप की चार्जिंग बड़ी डाउन हो रही है। मैं टाइटल डाल देता हूँ, नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास जो होगा ऑक्सिन के बाद दूसरा वो है गिबरेलिन। तब इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टाइम गिबरेलिन को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल जो है हम ये हार्मोन का टॉपिक जो है ना प्लांट हार्मोन्स का, ये टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो हम कल कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस गिबरेलिन। तो आज हमने देखा कि प्लांट का एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं, जो रिमेनिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस थे हमने वो स्टडी किया। उसके बाद हमने जो है वो प्लांट की केमिकल कोऑर्डिनेशन को समझने की कोशिश की, और फिर हमने एक बड़े मशहूर हार्मोन की बात करी, ऑक्सिन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।